हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ लेक्चर 2 ऑन फिजिकल वर्ल्ड और इसी के साथ कंक्लूड हो जाएगा आज का चैप्टर। बहुत छोटा चैप्टर था ये। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे 4 फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस का मतलब क्या होता है? जो मेन फोर्सेस हैं। इसके बाद इसके अलावा अब जो भी फोर्सेस पढ़ोगे उनको बोलते हैं डेराइव्ड फोर्सेस। ठीक है, तो फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे पहली फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ रखा है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, तो ये उसका स्टेटमेंट होता है। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स जो हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, यूनिवर्स के हर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जो फोर्स है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतनी कम ये फोर्स लगेगी। फोर्स लगती है बट कम होती है। ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है। ठीक है, जो 4 हम फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ेंगे उसमें सबसे वीक फोर्स है ये। ओके, इसकी रेंज इन्फिनिटी है। रेंज इन्फिनिटी का मतलब क्या है? कितने भी दूर ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 प्लैनेट्स में ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, 2 प्लैनेट्स जो होते हैं वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होते हैं, लेकिन उनके बीच में भी ये फोर्स लगता है। तो इसकी रेंज क्या है? बहुत ज़्यादा। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ यही होता है। ओके, तो दिस वॉज अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो द नेक्स्ट फंडामेंटल फोर्स इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये जो फोर्स है इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकते अभी, क्योंकि इट इज़ ऑल रिलेटेड टू क्वांटम फिजिक्स जो आप क्लास 12th में पढ़ोगे। अभी सिर्फ कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। दिस इज़ फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन एलिमेंट्री बीटा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं नहीं पता करना। अभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आप पढ़ोगे, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब क्लास 12th में पढ़ोगे। उनके बीच में कुछ फोर्सेस लगती हैं जिससे नए पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, वो फोर्सेस होती हैं जिसे हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। बस ये ध्यान रखना कि ये लगती हैं उन न्यूक्लियस में जो बहुत हैवी होते हैं। अगर कोई न्यूक्लियस में 83 प्रोटॉन से ज़्यादा होते हैं तो उसे हम हैवी न्यूक्लियस बोलते हैं, और वो क्या करने लगता है? फिर रेडिएशंस एमिट करने लगता है जब बहुत हैवी हो जाता है। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं वो एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे ट्रांजिशंस होते हैं जिसमें वीक न्यूक्लियर फोर्स लगती है। इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बारे में कुछ चीज़ें कि इट इज़ अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज कितनी शॉर्ट है? 10⁻⁻15 मीटर। इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ न्यूक्लियस में लग रही होगी अंदर, 10⁻⁻15। पूरे एटम में भी नहीं लगती है, क्योंकि एटम का तो रेंज 10⁻10 हो जाता है। तो ये सिर्फ अंदर लगती है, यहाँ पर ही सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है कि ये किस में लग रही है? रेडियो एक्टिव एटम्स में। रेडियो एक्टिव जो है मतलब जो हैवी न्यूक्लियाई है जिसमें। ठीक है, दैट्स इट। एंड येस, वन थिंग यू कैन रिमेंबर है, तो ये वीक न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स। तो ये कितनी ज़्यादा होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से? इट इज़ 10⁻25 टाइम्स मोर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। है ये वीक, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम से पता चल रहा है एक तो इलेक्ट्रिकल और एक मैग्नेटिज्म से डील कर रही है। तो द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस। चार्जेस कैसे पता चल रहा है? इलेक्ट्रिकल वर्ड से, और मैग्नेट, दिस मैग्नेट। ठीक है, तो 2 लाइक चार्जेस के बीच का फोर्स, तो अनलाइक चार्जेस के बीच का फोर्स, या फिर 2 पोल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, नॉर्थ साउथ या फिर नॉर्थ नॉर्थ, ये सारे फोर्सेस वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ये रिपल्सिव भी हो सकता है। इसकी रेंज ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि एक छोटी सी स्पेस में कन्फाइंड है जैसे वीक न्यूक्लियर फोर्स था जो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर लग रहा था। ऐसा नहीं है, इसकी रेंज काफ़ी लॉन्ग होती है। एंड इट इज़ स्ट्रॉन्गर दैन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड स्ट्रॉन्गर दैन वीक न्यूक्लियर फोर्स। इसका है 10⁻36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स थी इट वॉज 10⁻25 टाइम्स द 10⁻25 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। So obviously electromagnetic is stronger than both the forces. Okay.
नाउ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दिस इज़ द लास्ट फंडामेंटल फोर्स. अब देखो, क्या कभी इमेजिन किया है, हमको पता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो आपस में रिपेल करता है. सॉरी, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज रिपेल करता है एंड नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी रिपेल करेगा. ओके तो जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो इसमें खूब सारे प्रोटॉन्स होते हैं. ओके सारे सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो इनको रिपेल करना चाहिए था. अगर ये रिपेल करेंगे तो फिर न्यूक्लियस तो टूट जाना चाहिए था. एटम है कैसे अपनी जगह पर कि इसमें सेम चार्जेस वाले अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है. ठीक है, तो ये जस्टिफाई करता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. इट इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. ये पूरे अंदर पूरे न्यूक्लियस में लग रही है, लाइक चार्जेस के बीच में लगती है. ठीक है, इसका जो होता है नेचर वो अट्रैक्टिव ही होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स चार्ज, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है. इसकी रेंज बहुत कम होती है, अगेन 10⁻⁻15 ही होती है, सिर्फ अंदर ही लगती है, बट इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स. ठीक है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये पूरे सेम चार्जेस के बीच में लगती है. इज दैट क्लियर? ये स्ट्रॉन्गेस्ट है. कितना है इसका मैग्नीट्यूड? 10⁻38 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स. तो सबसे ज़्यादा हुई. तो सबसे पहले अगर हमको इसे ऑर्डर में अरेंज करना हुआ तो सबसे कम थी ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, उसके बाद थी आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स विच वॉज 10⁻25 टाइम्स. फिर थी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विच वॉज 10⁻34 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विच इज़ 10⁻38 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये थी चारों फंडामेंटल फोर्सेस. इसके अलावा जो भी फोर्स पढ़ोगे इट विल बी डिराइव्ड फोर्स. ठीक है, इनसे कहीं ना कहीं डिराइव्ड होंगे. सो दिस वाज योर चैप्टर 1. लेकिन इसके अलावा कुछ सिम्बल्स हैं जो यूज़ आएंगे. ठीक है, जो कुछ कन्वर्जन मल्टीप्लायर्स हैं वो यूज़ आएंगे, तो उसको मैं इसी वीडियो में ऐड कर रही हूँ. तो ये सारे सिम्बल्स बहुत ज़्यादा काम आएंगे. ये तो पता ही है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन. ज़ीटा इतना काम नहीं आता. ईटा, थीटा, आयोटा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. लैम्डा, म्यू, न्यू, ज़ाई, पाई, रो, सिग्मा. ठीक है, टाउ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हमने पढ़ा था. टाउ टॉर्क का यूनिट था. ओके, देन फाई, काई भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. साई एंड ओमेगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जो हमने एंगुलर वेलोसिटी पढ़ी थी. तो ये सारे सिम्बल्स आपको याद होने चाहिए. ओके, द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टेबल इज़ प्रीफिक्स मल्टीप्लायर्स. ठीक है, ये जो आप सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर ये सब पढ़ते हो, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जैसे सपोज़ हमारा नॉर्मल हम मीटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर हमने लिख दिया कि वो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर का मतलब होता है 10⁻². वैसे मिलीमीटर का मतलब है 10⁻3. माइक्रो इज़ 10⁻6. नैनो इज़ 10⁻9. तो ये तो याद होनी चाहिए. फिर डेसी इज़ 10⁻1. किलो इज़ 10⁻3. मेगा इज़ 10⁻6. गीगा इज़ 10⁻9 एंड टेरा इज़ 10⁻12. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. दिस शुड बी लर्नड. ओके, so this was lecture 2. In next lecture we'll start our second chapter.